संबंधित है ये, और विकास को भी जो है ये दर्शाता है। ठीक है, विकास के साथ साथ व्यक्तित्व के बारे में भी हमें बताएगा। तो हम इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, लास्ट टॉपिक है, और उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, शारीरिक प्रभाव की, कि शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव जो है वो शारीरिक शरीर के स्नायु मंडल और क्रियाओं का व्यक्तित्व के विकास पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कि अगर हम डिस्कशन कर रहे थे किसके बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, तो हमने देखा था कि व्यक्तित्व के बहुत सारे क्या हैं हमारे पास, सिद्धांत हैं, जो हमें ये बताते हैं या दर्शाते हैं कि जो व्यक्तित्व है या फिर जो व्यवहार है उसका विकास अलग अलग लोगों के आधार पर अलग अलग तरह से जो है हो सकता है। कि व्यक्तित्व में बहुत सारी चीजें आती हैं और उस पर बहुत सारे प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं, और उन सभी के प्रभाव का एक योग आप कह सकते हैं कि क्या कहलाता है, व्यक्तित्व का विकास कहलाता है। ठीक है, जिसमें वंशानुक्रम की हमने बात की थी, वातावरण के प्रभाव के बारे में बात की थी, आपके पालन पोषण, आपके आसपास का वातावरण जो है उसका पारिवारिक वातावरण कैसा है, बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन की थी। और इन सभी का जो योग है वो क्या करता है, आपके व्यवहार को बनाता है। तो शरीर के स्नायु मंडल और क्रियाओं का व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव। तो स्नायु मंडल क्या होता है, कि जब हम विकास की बात कर रहे हैं, और ये विकास कहाँ से हो रहा है, आपके सिर से शुरू होता है और आपके पैरों तक जाता है। तो इस तरह जब विकास हो रहा है तो इस विकास का भी क्या पड़ता है, एक प्रभाव पड़ता है। लेकिन वो प्रभाव कैसा है, अप्रत्यक्ष प्रभाव है। ठीक है, इनडायरेक्ट प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। तो शारीरिक कमी का भी, ठीक है, कि अगर आप फिजिकली या फिर शारीरिक रूप से किसी प्रकार से अगर आप क्या है, असमर्थ है, ठीक है, और शारीरिक समस्या से प्रभावित हैं, या किसी प्रकार की विकलांगता का शिकार है, या फिर किसी प्रकार की बीमारी है आपको, ठीक है, या फिर आप वैसे ही आपकी शरीर को कमजोरी या चीजों की कमी की वजह से, पोषण की कमी की वजह से जो है वीकनेस बनी रहती है, तो ये जो है ये क्या करती है, आपकी शारीरिक क्षमता पर प्रभाव डालती है। तो शारीरिक कमी का भी क्या पड़ता है, मनुष्य के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। तो आपने देखा स्वस्थ व्यक्ति हमेशा एक्टिव रहता है, वो ज्यादा गतिविधियों में भाग लेगा, बहुत ज्यादा कार्य वो कर सकता है, करने की क्षमता है उसमें, ठीक है। लेकिन जब शारीरिक रूप से क्या है, आप स्वस्थ नहीं होते, तो किसी भी कार्य में ना तो आपको मन लगता है, ना ही आपको उस कार्य को बहुत देर तक करने की क्षमता आप में रहती है। ठीक है, तो पढ़ाई हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे अन्य कोई गतिविधि हो, कहीं आना या जाना हो, ठीक है, भ्रमण करने की बात हो जाए, तो मनुष्य की जो बुद्धि है, मानसिक योग्यता है, या मानसिक दुर्बलता का विकास भी क्या करता है, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। दुर्बल व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्णतः विकसित नहीं हो सकता। ठीक है, कि अगर आप पहले से ही शारीरिक रूप से किसी चीज की वजह से कमजोर है, या फिर शारीरिक रूप से क्या है, आपका विकास रुका हुआ है, तो उस रुके हुए विकास का भी क्या पड़ेगा, आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और ये भी क्या करेगा, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को क्या करेगा, एक ऐसे स्तर पर लेकर आएगा जहां पर आप उसे और ज्यादा विकसित नहीं कर सकते, और ज्यादा क्षमताओं का विकास नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे किसी व्यक्ति की हाइट छोटी रह जाना, ये वंश क्रम के आधार पर भी हो सकता है, कि आपके माता पिता में वो गुण ही नहीं थे, तो आपकी जो हाइट है वो छोटी ही रह गई, तो इस आधार पर, तो ये क्या है, एक कमी के रूप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज का भी क्या पड़ता है, आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रभाव जो पड़ता है किसका, वंश क्रम का। ठीक है, कि माता पिता से मिले हुए गुण। तो मनोवैज्ञानिकों का ये मत है कि व्यवहार में, आपका जो व्यवहार है उस व्यवहार में वंश क्रम का प्रभाव जो है बहुत ज्यादा या बहुत कम भी दिखाई देता है। ठीक है, कि आपने देखा है कि बहुत बार कुछ जो बच्चे होते हैं बहुत बार अपने माता पिता के जैसे बिल्कुल वैसे ही होते हैं, और कुछ होते हैं कि जिनको देखकर लगता ही नहीं कि वो उस माता पिता के बच्चे हैं। तो सोल्ट के अनुसार इनकी भूमिका के संबंध में वंश परंपरा का प्रभाव डालने वाले तत्वों का निर्धारण भी क्या है, विकास ही करता है। तो अनुकरणशीलता इसमें पाई जाती है। अनुकरण का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, ठीक है, किसी चीज को क्या करना, अनुसरित करना। तो वंश क्रम का समस्त ज्ञान व्यक्ति के अंदर क्या लेकर आता है, भिन्नता को प्रकट करता है। ठीक है, तो आपने देखा है बहुत सारे आपके अंदर ऐसे गुण हो सकते हैं, ठीक है, जो कैसे हैं, आपके वंश क्रम का ही क्या है, हिस्सा थे, और आज वो आपका
ये आपके शरीर का, आपके विकास का भी क्या है, हिस्सा है। ठीक है, तो जैसे आपकी शारीरिक संरचना हो सकती है कि आप बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे आपके घर परिवार में कोई भी सदस्य है, आपके माता पिता हो सकते हैं, अन्य कोई व्यक्ति, आपका भाई बहन हो सकता है। ठीक है, तो वैसी ही शारीरिक गतिविधि या फिर वैसा ही शारीरिक रूप आपका हो। ठीक है, या फिर इसके अलावा जो आदतें होती हैं, ठीक है, मतलब हैबिट्स जो होती हैं कि किसी चीज के प्रति आपकी जो पसंद है या नापसंद है, ठीक है, वो चीज भी क्या है, बहुत हद तक आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है। ठीक है, और ये चीज भी कैसी हो सकती है, वंश क्रम के आधार पर हो सकती है, या फिर जो पोषण आपकी माता ने लिया उस आधार पर हो सकती है। तो इन सब चीजों का भी क्या पड़ता है, प्रभाव आप पर पड़ता है। तो वंश क्रम के आधार पर बहुत से व्यक्ति जो है वो उत्थान नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मनुष्य में विकास की वंशानुक्रम की विशेष योग जो है देखने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति के विकास में उसके वंश क्रम यानी उसके माता पिता से मिले हुए जो गुण हैं, उन गुणों का प्रभाव देखने को मिलता है। अब मान लीजिए आपकी रुचि है कि आप अपने कैरियर को, अपनी शिक्षा को ऐसे स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं कि आप एक पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पता है कि एक अच्छी हाइट का होना आवश्यक है। लेकिन अगर वो हाइट नहीं है, आप कितनी ही कोशिश कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है, अपनी डाइट पर पूरा फोकस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उतनी वृद्धि नहीं हो रही है जो कि इसके लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका एक कारण क्या हो सकता है, आपका वंशक्रम, कि आपके परिवार में ऐसा गुण ही नहीं है। ठीक है, कि जो व्यक्ति की हाइट थी वो इतनी लंबी हो, या तो आप में वो गुण नहीं आया। ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं हर एक जीन आपके अंदर, मतलब गुणसूत्र आपके अंदर आए। तो अगर वो गुणसूत्र आपके अंदर नहीं है तो भी आपकी हाइट क्या रहेगी, छोटी ही रहेगी। तो ये आपके लिए क्या बनता है, एक तरह का आपके उत्थान को, मतलब आपकी प्रगति को इसने क्या कर दिया, रोक दिया। तो वंश क्रम भी क्या कर सकते हैं, बहुत स्थान पर आपकी प्रगति को रोक सकते हैं, उसमें बाधा बन सकते हैं। तो ये गुण आपको, ये कहेंगे कि इसका प्रभाव आप पर, आपके कैरियर पर, आपके जीवन पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, व्यक्तित्व के विकास पर देखने को मिलेगा। फिर आपके आसपास के वातावरण का प्रभाव, तो व्यक्ति के विकास पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो अपने आसपास के वातावरण से। जन्म से ही मानव जिस भी निश्चित वातावरण में, जैसे जिस भी परिवार में आपका जन्म हुआ है, वो वातावरण क्या है, आपके लिए निश्चित हो गया, वह आपके लिए फिक्स हो गया कि आपको अब उसी तरह के एनवायरनमेंट में रहना है। तो आपको जैसा वातावरण मिलेगा वैसे ही क्या है, उसकी विशेषता का आपको, आपकी विशेषता को वैसे ही वो विकसित करेगा। तो घर के आदर्श रीति रिवाज, आपकी बोलने के जो तरीके हैं, ठीक है, बच्चों के व्यक्तित्व पर इसका क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वातावरण के प्रभाव में भी आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपको क्या करता है, अलग अलग स्तर पर प्रभावित करता है, और आपके व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जिसमें सबसे पहले आता है वातावरण के प्रभाव में, कि वातावरण यानी हमारे पास जो एनवायरनमेंट होता है, वो एनवायरनमेंट कई प्रकार का होता है। ठीक है, तो आप केवल घर पर ही सारे दिन नहीं रहते हैं। ठीक है, तो एक वातावरण है हमारे पास, कौन सा, सामाजिक वातावरण। तो आप जब समाज में रह रहे हैं तो सामाजिक जो अवस्था है, समाज में जो आपका स्थान है, उसका व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो विकास को सबसे अधिक क्या है, आपको प्रभावित करता है। तो लोग जब आपसे जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे आप मान लीजिए विद्यालय जा रहे हैं, तो विद्यालय में आपके मित्रों का व्यवहार, आपके अध्यापक का व्यवहार, आपके विद्यालय का जो एनवायरनमेंट है या वातावरण है, वो एनवायरनमेंट आपको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। उसी की तरह विचारधारा जो है आपकी बहुत हद तक जो है वो उत्पन्न हो सकती है, बन सकती है। तो डलर्ड का कहना है कि मनुष्य का व्यक्तित्व समाज के वातावरण से क्या होता है, गुथा हुआ होता है, कि जो मनुष्य का व्यक्तित्व है समाज के वातावरण के से बना हुआ होता है। लॉरेंस ये कहते हैं कि संस्कृति वह आधार भूमि है जिससे व्यक्तित्व क्या होता है, विकसित होता है। तो जिस भी संस्कृति से आप संबंध रखते हैं, उसकी विचारधारा भी क्या करेगी, आपके विकास को प्रभावित करेगी। ठीक है, तो आपकी संस्कृति, आपने देखा है कि अलग अलग क्षेत्र में जब लोग रहते हैं, उनके क्षेत्र के अलग अलग तरह के कार्य होते हैं, अलग अलग तरह की उनकी संस्कृति होती है, वेशभूषा होती है, खाने पीने के तरीके होते हैं।
ठीक है। एक ही त्योहार को अलग अलग तरीकों से आपने देखा है कि अलग अलग जगह पर उसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, अलग अलग तरह के रीति रिवाज आपको देखने को मिलते हैं। तो ये चीज भी क्या दर्शाते हैं, ये चीज भी आपके विकास पर क्या डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। उनको देखकर, उनके से प्रभावित होकर भी आपके व्यक्तित्व के विकास पर एक अलग ही छाप आपके सामाजिक वातावरण की जो है देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सामाजिक वातावरण भी क्या करता है, हमारे विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा जो हमारे पास वातावरण होता है, सांस्कृतिक वातावरण, यानी आपका कल्चरल जो एनवायरनमेंट है। तो मनुष्य के व्यक्तित्व पर उसकी सभ्यता का, रहन सहन का भी प्रभाव पड़ता है। और विशेष रूप से जो है आप ये देखेंगे कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में सभ्यता की कैसी छाप आपको देखने को मिलती है, जो कभी नहीं मिटती। कि आप अपनी चीजों से बंधे हुए हैं, आप जो चीजें अपने परिवार में होती हुई देख रहे हैं, अपने क्षेत्र में जो त्योहार मनाते हुए देख रहे हैं, वो ही आप क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं लगातार। आप क्या है उसको अनुसरण करेंगे और समय के बाद वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो आप कहेंगे कि ये क्या करते हैं, आपके व्यक्तित्व को इतना प्रभावित करते हैं कि आपके रहने के, आपके खाने पीने के ढंग जो है वो उसी प्रकार से क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। और अब वो आपके लिए क्या बन गए, एक हैबिट बन गए। ठीक है। तो उस चीज को हम कहते हैं कि आप अपनी संस्कृति के संपर्क में इतने ज्यादा आए, इतने ज्यादा चीजों को आपने देखा, अनुसरण किया, कि अब आपके व्यक्तित्व पर क्या पड़ गई, उसकी एक छाप पड़ गई और आपका व्यक्तित्व उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। और आप उन्हीं चीजों का क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। फिर आती है बाल्य अवस्था के अनुभव, कि बचपन में यानी आपका जो चाइल्डहुड पीरियड है वो कैसा रहा है, उसका भी प्रभाव आपको अपने व्यक्तित्व पर देखने को मिलता है। तो आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं तो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, वो छोटी छोटी बातों को बहुत जल्दी समझने लगते हैं। तो इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि इसका, आपके बाल्य अवस्था के अनुभव का। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अपने बाल्यकाल में हर एक सुविधा जो है देखी है, हर एक सुविधा उन्हें बोलने से पहले ही क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, उनका जीवन अलग होता है। ठीक है, उन्हें चीजों को उतना ज्यादा सीरियस या फिर उतनी ज्यादा अलग दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं होती। या फिर ऐसे बच्चे जिनका जिनको असुविधा में जीना पड़ा है, ठीक है, या फिर जिनको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है, ठीक है, उनके लिए बहुत सारी चीजों का मूल्य जो है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो मूल्य जो है वो उनके लिए अलग ही रूप ले लेते हैं, वो जरूरत से ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं। तो बाल्यकाल की जो भी स्थिति है वो क्या है, करती है, आपके अनुभव को स्थायी बनाती है। ठीक है, मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको ऐसे देती है जो अन्य व्यक्तियों के पास नहीं होंगे। तो मनुष्य के व्यक्तित्व के अलग अलग, तो आपके परिवार का जो वातावरण है वो भी आपके बाल्य काल की अवस्था का क्या है, एक अनुभव है कि आपके परिवार का वातावरण कैसा था, आपको कैसे ट्रीट किया गया, मतलब आपके साथ कैसा व्यवहार किया गया। वो चीज क्या करती है, आपके जीवन पर एक अलग ही व्यक्तित्व का प्रभाव डालती है। तो माता पिता और घर के अन्य सदस्यों का व्यवहार बच्चे के मानसिक विकास पर बहुत प्रभाव डालता है। घर की आर्थिक और सामाजिक अवस्था या व्यवस्था भी क्या करती है, अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। उसके बाद आता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है उसके विद्यालय का। ठीक है, तो विद्यालय में एक लंबा समय कोई भी व्यक्ति व्यतीत करता है। ठीक है, तो जब आप देखते हैं कि कोई भी बच्चा जैसे ही वो क्या करता है, बाल्यकाल में प्रवेश करता है, ठीक है, कि जैसे वो कैसा होता है, 3 वर्ष का हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि उस बच्चे की सीखने की यानी मानसिक गति उसकी जो है बड़ी तेज है, मानसिक जो सीखने की गति है बड़ी तीव्र है, मानसिक जो विकास है तीव्रता से हो रहा है। तो हम उसे क्या लगाएं, अच्छी गतिविधियों में लगाएं, मतलब कुछ ना कुछ वो ऐसा सीखे जो उसके जीवन के लिए उपयोगी हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसी समय उसको स्कूली शिक्षा का एक रूप दे देते हैं, जिसे हम बोलते हैं किंडरगार्टन जैसे स्कूल, जहाँ पर आपको किताबों से नहीं लेकिन कविताओं से पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपके सामने पुस्तकें नहीं होती, आपके सामने टॉयज होते हैं, खिलौने होते हैं, आपके पास और तरह का जो मटेरियल है वो होता है, जिससे आप जो है सीखते हैं, अनुभवी ज्ञान प्राप्त करते हैं, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इस स्तर से शिक्षा जब शुरू होती है तो आप देखेंगे कि बच्चा अपने जीवन का, ठीक है, कम से कम एक अच्छा समय वो क्या करता है, विद्यालय में व्यतीत करता है। ठीक है, विद्यालय से जुड़ जाता है। तो जब देखते हैं आप विद्यालय छोड़ते हैं तो विद्यालय जैसे जीवन को आप बाद में क्या करते हैं, मिस करते हैं कि स्कूल की लाइफ जो है बहुत अच्छी होती थी। तो विद्यालय का जो वातावरण है, अध्यापकों का व्यवहार है, विद्यार्थियों का व्यवहार, मतलब आपके साथ क्लासमेट्स होते हैं उनका व्यवहार भी आपके साथ बहुत क्या करता है, प्रभावी होता है और आपके
व्यक्तित्व पर एक विशेष प्रभाव डालता है। पाठ्यक्रम आदि के व्यक्तित्व के बनने में क्या करता है, सहयोग करता है। मतलब पाठ्यक्रम यानी जो भी सिलेबस है आपका, उसको बनाने में सहयोग करता है। वो भी व्यक्तित्व के आधार पर बनाया जाता है कि बच्चों का विकास है वो किस तरह से हो रहा है। आपके अनुसार आपके पाठ्यक्रम को बनाया जाएगा, आपकी आवश्यकताओं के अनुसार। तो जो विद्यालय बच्चों के लिए एक अच्छे वातावरण का क्या करता है, निर्माण करता है, उनके प्रति सहानुभूति रखता है, कार्य में सहयोग देता है, बच्चों के व्यक्तित्व के विकास को क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ ही बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, मतलब बच्चों की क्या जरूरतें हैं, क्या उनकी नीड है, उसको ध्यान में रखकर अगर आप उनके लिए एक वातावरण का निर्माण करते हैं जिसमें वो अपनी हृदय की भावना से क्या हो रहे, विकसित हो रहे, मतलब कि जोर जबरदस्ती नहीं उन्हें उन पर किसी चीज को सीखने के लिए, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से क्या कर रहे हैं, उस चीज को सीख रहे हैं। तो वो वातावरण भी क्या करता है, उसके ऊपर एक अच्छा प्रभाव डालता है, एक स्वतंत्र विचारधारा उसके अंदर उत्पन्न होती है। छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार जब आप चीजों की व्यवस्था करते हैं, मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराते हैं, खेलों का प्रबंध उनके लिए क्या किया जाता है, और उच्च आदर्श शिक्षा, नाटक, ड्रामा, सुंदर पुस्तकें और अध्यापकों के आदर्श की बातें जब उन्हें सिखाई जाती हैं, तो ये सब चीजें भी क्या करते हैं, उसके व्यक्तित्व पर एक अच्छा और एक बेहतर प्रभाव डालती हैं। तो उसके व्यक्तित्व को एक अच्छा आचरण प्राप्त होता है, एक अच्छा जो व्यक्तित्व है उस व्यक्ति का बनने में सहायता करता है। फिर आती है आपकी नली विहीन ग्रंथियां। नली विहीन ग्रंथियों से मतलब होता है कि हमने पहले ही पढ़ा था कि मनुष्य के शरीर में क्या होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, जिनसे क्या निकलते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो हमारे विकास में क्या करते हैं, योगदान देते हैं। तो ये ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं एक आपके पास, ठीक है। एक को हम बोलते हैं नलिका, नली ग्रंथि, दूसरी को हम बोलते हैं नली विहीन, जिसको हम बोलते हैं डक्ट ग्लैंड्स, और इसे हम बोलते हैं डक्ट लेस ग्लैंड, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो जैसे जो डक्ट ग्लैंड्स होती हैं, जब इनमें से कोई भी केमिकल, कोई भी रसायन निकलेगा, तो इसमें क्या होता है कि उसे क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। स्टोर कर लिया जाता है मतलब कि किसी जगह पर रोक दिया जाता है। तो जैसे उदाहरण के लिए आपके शरीर में लीवर है, ठीक है, लीवर जिसे आप कहते हैं यकृत, अगर आपने हिंदी में पढ़ा है, विज्ञान में पढ़ा होगा कि यकृत होता है, जो क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करने में सहायता करता है, ठीक है। कि आप भोजन में जो भी घी खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, जो भी बटर मक्खन खाते हैं, उसको पचाने में ये हमारी सहायता करता है, ठीक है। तो इससे एक क्या निकलता है, केमिकल निकलता है, आप कह सकते हैं एक रसायन निकलता है, एक सिक्रेशन स्त्रावण निकलता है, जिसे हम कहते हैं बाइल, बाइल जूस कहा जाता है इसे, ठीक है। पाचन तंत्र में आप कहेंगे कि हमारी पाचन गतिविधि को आसान बनाने के लिए इसे हमारी लीवर के द्वारा निकाला जाता है। अब इस बाइल जूल को हम क्या करते हैं कि जब भी ये रिलीज होता है ना, तो इसको क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है आपके पाचन तंत्र के द्वारा। कहाँ पर, गोल ब्लैडर में, ठीक है। तो जब भी आप कुछ खाना खाते हैं, ऐसा नहीं आप हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कभी कभी लंबा समय हो जाता है, कभी कभी कुछ, तो जब भी कुछ आप ऐसा खाते हैं, तो जब आपकी डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, तो गोल ब्लैडर से ये जो स्त्रावण है, मतलब ये बाइल जूस जो है वो क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। लीवर ने पहले ही रिलीज कर दिया, रिलीज होने के बाद ये यहाँ पर स्टोर हो जाता है, ठीक है। स्टोर होने के बाद जब आपकी डाइजेशन की प्रोसेस, मतलब जब पाचन तंत्र की क्रिया शुरू होगी, तब इसका क्या हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं कि वो इसको जब, मतलब इसको तब तक के लिए हमने स्टोर कर लिया जब तक कि हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ ग्रंथियां कैसी होती हैं, डक्टलेस होती हैं, ठीक है। मतलब जिसके अंदर क्या नहीं होता, कोई भी ऐसा कुछ स्टोर करने के लिए आपके पास ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है, ठीक है, कोई अंग ऐसा नहीं है जिसमें कुछ किसी चीज को स्टोर किया जा सके। तो जैसे आपके ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, आपके अलग अलग जो हार्मोन होते हैं जो आपके विकास को दर्शाते हैं, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन है, या फिर आपके जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि किशोर अवस्था में जो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, वो परिवर्तन इसी प्रकार की ग्रंथियों के कारण होते हैं कि इनसे जो स्त्रावण निकलेगा वो सीधा किस में डाल दिया जाता है, ब्लड में। मतलब ये जहां से, जैसे आपकी एडर्नल ग्लैंड है, ठीक है, एडर्नल ग्लैंड कहाँ होती है, आपकी जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है।
तो जब भी आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं, स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं या अचानक डर गए, आपको नॉर्मल करने के लिए आपके शरीर में एड्रेनल ग्लैंड जो होती है वो एड्रेनलिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है, जो आपको उस परिस्थिति में क्या करती है, आपको रिलैक्सेशन देती है, परिस्थिति से लड़ने की ताकत देती है। तो ये जो हार्मोन है, ये जो केमिकल है, वो सीधे ब्लड में रिलीज होता है, आपके आपके रक्त में ये रिलीज होगा। और रक्त पूरी बॉडी में जब धीरे धीरे जाएगा तो ये उसके साथ साथ ये हार्मोन भी जो है पूरे शरीर में आपके रिलीज होगा। तो ऐसे जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि कैसे होते हैं, ये नली विहीन होते हैं, इसमें कोई डक्ट नहीं होता, सीधे आपके ब्लड में ये रिलीज किए जाते हैं। तो ये ग्रंथियां, इन ग्रंथियों के द्वारा व्यक्ति के विकास में, क्योंकि ये आपके शरीर के बहुत सारे विकास को क्या करती है, नियंत्रित करती है। और इन ग्रंथियों से मानव के विकास पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, आपकी मन की स्थिति पे भी और आपकी शारीरिक स्थिति पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो नली विहीन ग्रंथियां भी क्या करती हैं, आपके व्यक्तित्व को बनाने में सहायता करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी किसी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं इस चैप्टर के उनको देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अभिवृद्धि और विकास का क्या अर्थ है। शुरू होते ही हमने इस चैप्टर के अर्थ के बारे में डेफिनेशन पढ़ी थी। अभिवृद्धि और विकास का क्या अर्थ है, तो केवल शारीरिक बदलाव से है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बदलावों की प्रक्रिया को कहते हैं, केवल आर्थिक प्रगति होती है या फिर केवल शैक्षिक उपलब्धियां होती हैं। ठीक है, तो अभिवृद्धि यानी ग्रोथ, विकास यानी कि आपकी मैच्योरिटी के बारे में बात करी कि आपके समझदार कितने हैं। ठीक है, इस चीज के बारे में। तो ये आपके शारीरिक और मानसिक, सामाजिक तीनों प्रकार के बदलावों को क्या करता है, दर्शाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अभिवृद्धि और विकास का एक साथ अर्थ जो है, ये तीनों बातें जो है इसका दर्शाती हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि बालक के विकास को मुख्य रूप से कौन से कारक प्रभावित करते हैं। क्या क्या चीजें किसी भी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। क्या केवल वंशक्रम यानी कि हेरिडिटी, केवल वातावरण यानी कि एनवायरमेंट, वंशक्रम और वातावरण दोनों, या केवल शिक्षक की भूमिका होती है। तो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, विकास की ही बात कर रहे थे हम। तो विकास में बच्चे के विकास को उसका वंशक्रम यानी कि उसका जो जिस भी परिवार से वो संबंध रखता है, उसके माता पिता के साथ उसे जो गुण प्राप्त होते हैं, उसके अलावा उसका जो वातावरण है, उसके साथ होने वाला व्यवहार जो है, दोनों ही मिलकर किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता का क्या अर्थ होता है। परिपक्वता जिसे मैच्योरिटी कहते हैं, बाहरी प्रभावों से सीखना, आंतरिक जैविक प्रक्रियाओं से होने वाला विकास, या केवल शारीरिक विकास, या केवल सामाजिक दबाव के कारण बदलाव। ठीक है, तो जब आप बात करते हैं मैच्योरिटी की, तो मैच्योरिटी क्या है कि जब आप आंतरिक रूप से क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए। ठीक है, कि आंतरिक रूप से मतलब कि आपके शरीर में होने वाली जो क्रियाएं होती है, जो आपके विकास को दर्शाती हैं, वो जब क्या होती है, पूरी हो जाती है, तो आप कह सकते हैं कि आप आंतरिक रूप से क्या है, पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हैं, कि ये भी समझदार व्यक्ति आप बनने वाले हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों को संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार होता है। ठीक है, उनका जो मानसिक विकास है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट को हम कहते हैं, मैंने आपको बताया था। और ये हमारे मस्तिष्क से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार होता है, एक ही चरण में हो जाता है कि मानसिक विकास एक साथ पूरा हो गया, विभिन्न चरणों में क्रम के आधार पर होता है, केवल वयस्क के निर्देशकों पर होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने देखा था कि जो मानसिक विकास है वो कैसा होता है, अलग अलग चरणों में होता है। ठीक है, क्रम से होता है। ठीक है, कि बच्चा जो है धीरे धीरे चीजों को सीख रहा है। ठीक है, धीरे धीरे वो चीजों पर कंसंट्रेट करना सीखता है। पहले आप देखते हैं कि जब बच्चा बिल्कुल छोटी अवस्था में है, उसके सामने कोई वस्तु अगर आपने रखी है, ठीक है, 0 से लेकर 1 वर्ष या 1.5 वर्ष तक आप देखेंगे बच्चों को कि जब आप उसके सामने कोई वस्तु रखते हैं, वो उसके लिए तभी तक है जब तक वो उसके सामने है। जैसे आप उसे उठा लेंगे ना, हटा देंगे उसके सामने से, वो उसको भूल जाएगा। ठीक है, वो उसको दोबारा से देखेगा नहीं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ही जैसे बच्चा क्या होता है, मानसिक विकास उसका तेज हुआ, वो 2 से 3 वर्ष का, 4 वर्ष का हो गया, अब आप उसके सामने कोई भी रखी हुई वस्तु उठाएंगे तो वो उस वस्तु को देखेगा कि आप उसे कहाँ ले गए, वो उसके लिए रोएगा।
तो अब उसके मानसिक विकास में आपने देखा है कि परिवर्तन आ गया, ठीक है, कि अब आप उसे बुद्धू नहीं बना सकते, ठीक है, कि पहले कोई चीज थी अब वो गायब होगी, अब वो गायब नहीं है, उसे पता है कि वो चीज गायब नहीं होती। तो इसको हम कहते हैं कि ये चरण में हो रहा है, ठीक है, कि समझदारी धीरे धीरे बढ़ रही है, मानसिक विकास धीरे धीरे हो रहा है। फिर गर्भ अवस्था के दौरान माँ की सेहत का बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। केवल शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है या केवल मानसिक विकास का प्रभाव पड़ता है? तो आपने देखा है कि जब भी कोई बच्चा अपनी माता के गर्भ में है तो उस पर माता के शारीरिक और मानसिक विकास दोनों का प्रभाव जो है बच्चे के ऊपर पड़ता है, कि आपके शरीर की स्थिति और आपकी मानसिक स्थिति दोनों ही चीजें क्या करती हैं, बच्चे को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सुविधाजनक वातावरण। सुविधाजनक वातावरण यानी कि न्यूट्रिटिंग एनवायरनमेंट और अनुमति परिणाम के बीच में बालक का विकास का क्या संबंध है? एक्सपेक्टेड आउटकम, मतलब जो हम चाहते हैं वैसा ही प्रभाव हमें देखने को मिले। तो सुविधाजनक वातावरण का कोई प्रभाव नहीं मिलता या उसका कोई परिणाम नहीं होता। सुविधाजनक वातावरण या अनुमानित सकारात्मक प्रभाव या परिणाम जैसे कि आत्मविश्वास सामाजिक कौशल को बढ़ावा देता है। सुविधाजनक वातावरण केवल नकारात्मक परिणाम देता है। सुविधाजनक का मतलब होता है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट आप उसे दे रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन है उसमें, देखभाल है उसमें, केयर हो रही है बच्चे की, उसमें उसकी हर एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। तो अगर आप ऐसा वातावरण उसको दे रहे हैं तो क्या आपको वैसा आउटपुट मिलेगा जैसा आप चाहते हैं? ठीक है, तो अनुमानित परिणाम केवल वंश क्रम के आधार पर या हेरिडिटी पर निर्भर करते हैं। तो हम कहेंगे कि जब आप किसी बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जो सुविधाजनक है, जो आरामदायक है, तो ऐसा वातावरण क्या करता है, उसके अंदर आत्मविश्वास और पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आता है, सामाजिक कौशल को विकसित करता है। ठीक है, कि आपने देखा है कि अगर आप किसी बच्चे पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो वो उतना ही ट्रस्ट आपका बना कर रखता है, ठीक है, तो इस चीज का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। फिर गर्भ अवस्था के दौरान माँ की सेहत का बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, शारीरिक और मानसिक विकास दोनों का प्रभाव पड़ता है, केवल मानसिक विकास का प्रभाव पड़ता है। तो हम कहेंगे कि माता का जो भी व्यवहार है या जो भी उसका पोषण है उसका प्रभाव बच्चे पर शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हमें देखने को मिलता है। तो माता के शारीरिक और मानसिक विकास का प्रभाव बच्चे पर हमें देखने को मिलेगा। किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं? केवल शारीरिक होते हैं, केवल मानसिक होते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हम कहेंगे जब किशोर अवस्था में जो भी परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हम कहेंगे कि बाल विकास में प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का क्या महत्व है? पियाजे की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलता है, वो क्या कहते हैं? तो बच्चे अनुकरण से सीखते हैं, ठीक है, बच्चे विभिन्न चरणों में संज्ञानात्मक विकास के रूप में विकसित होते हैं, बच्चे केवल वयस्कों के निर्देश से सीखते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम कहेंगे कि बच्चों का जो विकास होता है, मानसिक विकास, वो किसके आधार पर होता है? अलग अलग चरणों में होता है, विभिन्न चरणों में, और बच्चों के संज्ञानात्मक रूप को हम क्या करते हैं, इससे विकसित कर पाते हैं। भारत में बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं आपने देखी हैं? ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है, ये क्या है? बच्चे के विकास को बढ़ाने के लिए एक योजना है। मिड डे मील साइंस, मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील आपने देखा स्कूलों में चलाई जाती है, ठीक है, उसको चलाने का सरकार का पर्पस ये था कि मिड डे मील के माध्यम से एक तो हम बच्चों को शिक्षित कर सके, दूसरा ये था कि उनको विद्यालय में रोकना, कि बहुत सारे बच्चे ये होते थे कि वो स्कूल इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनके घर पर आर्थिक समस्याएं हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, तो इस माध्यम से वो बच्चे को न्यूट्रिशन और शिक्षा दोनों देना चाहते थे। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर उपरोक्त सभी। तो आप देखेंगे बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के लिए ये सारी ही योजनाएं भारत में चलाई गई हैं अलग अलग स्तर पर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11, विकास और परिपक्वता में क्या अंतर है? कि आप किसे विकास और किसे मैच्योरिटी कहते हैं? तो विकास बाहरी कारकों से होता है, परिपक्वता आंतरिक होती है। विकास आंतरिक होता है, परिपक्वता बाहरी होती है। दोनों एक ही चीज है या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हम कहेंगे कि विकास जो है वो क्या है, बाहरी कारक है, जबकि परिपक्वता आंतरिक चीज है। ठीक है, कि मैच्योरिटी अंदर से आती है आपके, मतलब कि समझदार आप मानसिक रूप से बन रहे हैं, बाहरी रूप से नहीं बनते हैं। तो विकास बाहरी कारक होता है, जबकि परिपक्वता आंतरिक कारण होती है। शिशु के सामाजिक विकास में संलग्नता का क्या महत्व है? ठीक है, तो संलग्नता शिशु को सुरक्षा की भावना मिलती है। संलग्नता से शिशु आक्रामक हो जाता है। संलग्नता से कोई महत्व नहीं पड़ता या फिर उस इनमें से कोई नहीं। तो हम कहेंगे संलग्नता से क्या पड़ता है, अटैचमेंट बच्चे को एक सुरक्षा अनुभव कराती है, कि जितना ज्यादा बच्चा आपसे अटैच होगा वो आपके साथ उतना ही ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। फिर एरिक्सन के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात करेंगे। एरिक्सन ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के आधार पर मानव विकास के कितने चरण बताए थे? 4 चरण, 5 चरण, 8 चरण या फिर 10 चरण? तो हमने बात की थी जिसमें हम ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, कि विश्वास बनाम अविश्वास। तो हमने देखा था कि एरिक्सन ने बोला था कि किसी भी विकास के कितने होते हैं, 8 चरण होते हैं, जिनसे होकर बच्चे का विकास जो है वो पूरा होता है। एरिक्सन के अनुसार विकास का कौन सा चरण विश्वास बनाम अविश्वास कहलाता है? शैशव अवस्था का, बाल्य अवस्था का, किशोर अवस्था का या प्रौढ़ अवस्था का? तो हमने पढ़ा था कि जब हम शैशवावस्था की बात करते हैं, कि बच्चा क्या करता है, आप पर एक विश्वास बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो आपके साथ सुरक्षित है या नहीं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये कौन सा है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास, जो कि 0 से लेकर 1 वर्ष यानी शिशु अवस्था को दर्शाता है। विकास की प्रक्रिया में पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट की भूमिका के बारे में एरिक्सन का क्या मत है? विकास की प्रक्रिया यानी कि जो विकास है, यानी आपका उसका एनवायरनमेंट के बारे में क्या उसकी भूमिका होती है? तो पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता विकास पर। पर्यावरण विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। केवल वंश क्रम ही महत्वपूर्ण होता है विकास के लिए, या फिर पर्यावरण केवल शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? तो हम कहेंगे कि जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो विकास की प्रक्रिया में पर्यावरण जो है, एनवायरनमेंट की भूमिका ये है कि एनवायरनमेंट आपके विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है, कि आपके वातावरण से जो भी चीजें आपको देखने को, सुनने को, सीखने को मिलती है, वो आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती हैं। फिर अभिवृद्धि विकास के व्यक्तिगत भेद यानी इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या अर्थ है? सभी बच्चे एक ही गति से विकसित होते हैं। हर बच्चे का विकास अलग और अलग तरीके से होता है। विकास केवल शारीरिक होता है, विकास केवल मानसिक होता है। तो हम कहेंगे अभिवृद्धि और विकास में व्यक्तिगत भेद ये है कि हर बच्चा अपनी गति से क्या होगा, विकसित होगा। सभी की गति समान नहीं होती, भले ही बच्चे एक ही एज के हों, लेकिन उनका बढ़ने का जो स्तर है, जो उनकी बढ़ने की गति है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। उनका नेचर अलग अलग होता है, उनकी रुचि अलग अलग होती है। फिर विकास के अध्ययन में परिपक्वता यानी मैच्योरिटी का क्या महत्व है? परिपक्वता बाहरी प्रभावों पर आधारित होती है। परिपक्वता आंतरिक जैविक प्रक्रियाओं का परिणाम होती है। परिपक्वता केवल शारीरिक विकास से जुड़ी है, या परिपक्वता का कोई महत्व नहीं होता। तो हम कहेंगे कि जब विकास की बात हो रही है, विकास के अध्ययन में आप मैच्योरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैच्योरिटी ये कहती है कि परिपक्वता हमेशा आंतरिक जैविक प्रक्रियाओं का क्या होती है, परिणाम होती है, कि आपके जीवन में होने वाली जो आंतरिक घटनाएं हैं उसका परिणाम क्या है, आपका मैच्योरिटी कहलाता है। एरिक्सन के सिद्धांत में पहचान बनाम भूमिका जो भ्रम, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ठीक है, ये कौन से चरण में है? शैशव अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था या बाल्य अवस्था? तो हमने कहा था कि सबसे ज्यादा परिवर्तन किस एज में होते हैं, किशोर अवस्था में। और किशोर अवस्था में बच्चा जो है अपनी आइडेंटिटी यानी कि अपने रोल को पहचानने की कोशिश करता है, कि वह क्या है, क्या वह बच्चा है, ठीक है, क्या वो बड़ा हो चुका है। तो आपने देखा कि बहुत बार आप बच्चों को काम देते हैं जो किशोर अवस्था में है, और आप
कहते हैं कि इस काम को करके आओ, और बच्चा नहीं कर रहा तो आप कहते हैं कि इतने बड़े हो गए अभी तुम ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, और कभी कभी बच्चा खुद से कह रहा है कि मैं ये काम करूंगा, तो आप उसे ये कह रहे हैं कि अभी तुम छोटे हो, तुमसे ये काम नहीं होगा। तो किशोर अवस्था में उसके पास क्या है, कंफ्यूजन है कि क्या वो बड़ा है या वो छोटा है, क्या उसे सब कुछ आता है या नहीं आता। ठीक है, तो वो अपनी चीजों को लेकर कंफ्यूज बहुत रहता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, पहचान वर्सेस भ्रम, कि वो अपनी पहचान आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, और दूसरा वो क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है चीजों को लेकर कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है। फिर विकास के संदर्भ में सामाजिक संदर्भ का क्या महत्व है। सामाजिक संदर्भ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सामाजिक संदर्भ विकास को आकार देता है। केवल परिवार ही महत्वपूर्ण है, समाज महत्वपूर्ण नहीं होता। सामाजिक संदर्भ का केवल पूर्ण अवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो समाज का आपने देखा है कि विकास के सामाजिक संदर्भ विकास को क्या देता है, आकार देता है, कि आप समाज में जैसे भी रहते हैं, जैसे भी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, उसका एक प्रभाव आपको अपने जीवन पर देखने को मिलता है। फिर एरिक्सन के अनुसार स्वयंवत्ता, ठीक है, बनाम लज्जा या संदेह, जिसमें हमने बात की थी कि व्यक्ति जो है, कब जब कोई काम आप करते हैं, अगर उसमें आप सफल हो जाते हैं तो उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, लेकिन अगर उसमें आप विफल हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक शेम की भावना होती है कि आपने कोई काम किया और वो काम पूरा नहीं हुआ। तो इसमें आपको ऑटोनॉमी और शेम, डाउट जो है आपके अंदर आ जाता है। तो ये कौन से विकास के चरण को चुनौती देता है, शैशव अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, बाल्यकाल या किशोर अवस्था। तो आप कहेंगे कि ये कब होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, कि आप जब 1 से 3 वर्ष के होते हैं, तब जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है, लेकिन अगर नहीं कर पाते तो आपको शर्म महसूस होने लगती है कि आप काम नहीं कर पाए, और नेक्स्ट टाइम आपका जो मोटिवेशन का लेवल है थोड़ा डाउन हो जाता है। विकास एक व्यवस्थित पहलू है, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, कि हमने कहा था कि विकास हमेशा व्यवस्था में चलता है, तो विकास एक व्यवस्थित पहलू है, इसका क्या अर्थ है। विकास अव्यवस्थित है और अनियमित होता है। विकास क्रमिक, पैटर्न युक्त या अनुमानित होता है। विकास केवल शारीरिक होता है, विकास केवल मानसिक होता है। तो हम कहेंगे विकास कैसा होता है, हमेशा सीक्वेंस में होता है, क्रम के आधार पर होता है, तो इसका अपना एक पैटर्न होता है, और ये कैसा अनुमानित है, कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, बाल विकास में संस्कृति यानी कल्चर का क्या प्रभाव होता है। संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं होता। संस्कृति विकास को प्रभावित करती है। संस्कृति केवल वयस्क पर प्रभाव डालती है, या फिर संस्कृति केवल शारीरिक विकास पर प्रभाव डालती है। तो हम कहेंगे कि जो संस्कृति है हमारी, वो किसी भी बच्चे के विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। एरिक्सन ने विकासात्मक सिद्धांत के में सृजनात्मक बनाम अवसाद, जेनरेटी वर्सेस स्टेग्नेशन, कौन से चरण से जुड़ा हुआ है। किशोर अवस्था से, प्रौढ़ अवस्था से, मध्य आयु से, या फिर वृद्ध अवस्था से। तो हमने देखा था कि जब हम एरिक्सन के 8 चरणों के बारे में पढ़ रहे थे, तो विकासात्मक सिद्धांत में सृजन मतलब कुछ नया बनाना, ठीक है, वो किस पर निर्भर करता है, मध्य आयु वर्ग के चरण पर, कि मिडल अडल्टहुड, यानी कि जब आप क्या हो जाते हैं, एक युवा हो जाते हैं, और युवा अवस्था के आप मध्य काल में हैं, तब आप क्या कर पाते हैं, किसी नई चीज को बनाना प्रारंभ अगर आप कर रहे हैं, तो उस अवस्था को ये दर्शाता है। फिर विकास के अध्ययन में अनुदैर्ध्य अध्ययन, लॉन्गिट्यूडनल का क्या महत्व होता है। तो विकास के अध्ययन में अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का क्या महत्व है। अनुदैर्ध्य अध्ययन केवल एक समय बिंदु का डाटा देता है। ठीक है, अनुदैर्ध्य अध्ययन समय के साथ विकास की प्रक्रिया ट्रैक करते हैं। अनुदैर्ध्य अध्ययन केवल शारीरिक विकास को दिखाता है। अनुदैर्ध्य अध्ययन का कोई महत्व नहीं देखने को मिलता है।
तो हमने देखा था कि अनुधैर्य, ठीक है, अनुधैर्य का मतलब होता है कि विकास की एक दिशा यहाँ पर दिखाई जा रही है, ठीक है। और उसमें अनुधैर्य का जो अध्ययन है, अध्ययन के साथ विकास की प्रक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। मतलब आप क्या कर सकते हैं, विकास की जो भी प्रक्रिया है उसको आप माप सकते हैं कि विकास किस दिशा में हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो जब भी आप क्या कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कर रहे हैं विकास की, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? केवल वंशक्रम यानी हेरिडिटी, केवल पर्यावरण, परिपक्वता और अनुभव यानी एक्सपीरियंस का संतुलन, या केवल सामाजिक प्रभाव? तो हम कहेंगे पियाजे की जब संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी और अनुभव का जो संतुलन है वो हमारे लिए, हमारे संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एरिक्सन के अनुसार मानव विकास के 8 चरणों में किन चरणों में उद्योग बनामहीनता जो है वो देखने को मिलती है? शिशु अवस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में, या किशोर अवस्था में? ठीक है, कि आप कुछ बना रहे हैं और सृजनात्मक चीजों के प्रति, तो हम कहेंगे मध्य जो हमारी बाल्यकाल होता है, जिसे हम 6 से लेकर 12 वर्ष तक समझते हैं, ये जो हमारी एज है वो क्या दर्शाती है, इस प्रकार की स्थिति को दर्शाती है जब हमारे अंदर इंडस्ट्री और इंफीरियरिटी की चुनौती देखने को मिलती है। फिर प्याजे के सिद्धांत में स्कीमा, स्कीमा का क्या अर्थ होता है? एक निश्चित प्रकार का व्यवहार, मानसिक संरचनाएं जो अनुभव को संगठित करती हैं, केवल शारीरिक कौशल या सामाजिक नियमों का पालन। तो प्याजे के सिद्धांत में स्कीमा क्या दर्शाती है? मानसिक संरचना को जो अनुभवों का क्या है, एक संगठित करती है। मतलब बहुत सारे अनुभव आपके पास जो इकट्ठे हो चुके हैं, ये उसको दर्शाती है। फिर एरिक्सन और पियाजे के सिद्धांतों में एक अंतर क्या देखने को मिलता है? दोनों के सिद्धांत हमने पढ़े थे, उस आधार पर आपको एक कौन सा डिफरेंस दोनों के सिद्धांत में देखने को मिलता है? एरिक्सन ने सामाजिक भावनात्मक विकास पर जोर दिया है, जबकि पियाजे ने संज्ञानात्मक। मतलब एरिक्सन ये कहते हैं कि समाज और भावना के आधार पर विकास ज्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि पियाजे ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक यानी मानसिक विकास ज्यादा महत्वपूर्ण है। पियाजे सामाजिक विकास पर जोर देते हैं और एरिक्सन मानसिक विकास पर। एरिक्सन केवल शारीरिक विकास की बात करते हैं या पियाजे केवल वयस्क के विकास की बात करते हैं? तो जब हमने पढ़ा था तो हमने बात की थी पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी हमने पढ़ी थी कि उनकी संज्ञानात्मक विकास की क्या थी, एक सिद्धांत या एक थ्योरी थी। तो हम कहेंगे एरिक्सन जो है वो सामाजिक भावनाओं को क्या करते हैं, उस पर विकास पर प्रभाव डालते हैं, जबकि जो पियाजे हैं वो संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक हैं। उन्होंने संज्ञानात्मक यानी मानसिक विकास को ज्यादा प्राथमिकता दी है। पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन चरण यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज किस आयु वर्ग से जुड़े होते हैं? तो हमने बहुत सारी स्टेजेस, मैंने कहा था कि पियाजे की 4 स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, उन्होंने बताई थी। तो उसमें से पूर्व संचालन चरण कौन सा है, किस वर्ष को माना जाता है? 0 से 2 वर्ष, 2 से लेकर 7 वर्ष, 7 से लेकर 11 वर्ष और 11 वर्ष से ऊपर। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज कहाँ होती है? 2 से लेकर 7 वर्ष, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। फिर एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार पूर्णता बनाम निराशा का चरण किस आयु में होता है? किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में, मध्य अवस्था में, या वृद्धावस्था में? ठीक है, कि आप पूर्ण हैं, मतलब आपको सब कुछ आता है लेकिन फिर भी आप क्या होते हैं, निराश होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अंत में हम आके ये सोचते हैं कि क्या आपने पूरे जीवन में अच्छा किया, क्या बुरा किया, और उस आधार पर आपके अंदर क्या होती है, एक संतुष्टि और निराशा दोनों का भाव देखने को मिलता है। अगर आपके जीवन भर के जो डिसीजन थे सही लिए गए हैं तो आपको संतुष्टि
अनुभव होती है, या कोई भी डिसीजन आपको लगता है कि शायद अगर ये नहीं लिया होता तो जीवन आज कुछ अलग होता, तो वो आपको निराशा का भाव कराता है। तो हम कहेंगे वृद्ध अवस्था ऐसी स्टेज है जिसमें एरिक्सन जो है बात करते हैं ईगो, इंटेग्रिटी और डिस्पेयर डिस्पेयर की। क्वेश्चन नंबर 31, प्याजे के सिद्धांत में अनुकूलन यानी अडेप्टेशन की प्रक्रिया में कौन से उपक्रियाएं शामिल हैं? ठीक है, अडेप्टेशन होता है किसी चीज को क्या कर लेना, सीख लेना। ठीक है, जरूरत है हमें और इस आधार पर हमने क्या कर लिया अपने जीवन में, वैसा परिवर्तन अगर आप ले आए उसे हम अडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये समावेशन और विस्थापन को दर्शाता है। ठीक है, कि एसिमिलेशन और डिस्प्लेसमेंट को, ये समावेशन और समायोजन को दर्शाता है। ठीक है, ये समायोजन और विस्मरण को दर्शाता है, ये केवल समावेशन को दर्शाता है। तो प्याजे के अडेप्टेशन की प्रक्रिया में जो अडेप्टेशन है वो दर्शाता है समावेशन को यानी एसिमिलेशन को, और समायोजन यानी एकोमोडेशन को। कि अडेप्टेशन का मतलब क्या है कि आप अपने आसपास के वातावरण को के अनुसार अपने आप को बदल लें। ठीक है, और अगर आप बदल लेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, समायोजन यानी कि संतुलन बना पाएंगे अपने आसपास के व्यक्तियों के साथ, स्थिति के साथ, परिस्थिति के साथ। उसी को हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। ठीक है, तो आपने अंदर क्या कर लिया, बदलाव कर लिया। तो जैसे जैसे ही आपने देखा है सर्दियां आती हैं, व्यक्ति उसके अनुसार क्या करता है, व्यवस्थाएं कर लेता है। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो उसका बुरा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन। तो ऐसे आपने देखा है जानवरों को, उनके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती, लेकिन फिर भी जैसे ही कोई परिवर्तन प्रकृति में देखने को मिलता है उसके अनुसार वो अपने शरीर में क्या ले आते हैं, परिवर्तन ले आते हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल पढ़ाया था कि मान लीजिए एक तालाब है, तालाब में मछलियां रहती हैं, और मछलियों में पानी का अगर टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाए, ठीक है, वातावरण का टेम्परेचर बढ़ा, उस वजह से पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो उस टेम्परेचर को अगर आपका शरीर यानी मछलियों का शरीर सह पा रहा है और वो जीवित रह गई, तो उसके अंदर ये क्या है, एक तरह की अडेप्टेशन बन जाएगी कि उसने अपने शरीर को इस प्रकार परिवर्तित कर लिया कि अब वो एनवायरनमेंट उसके लिए क्या है, सामान्य है। इसी को अडेप्टेशन कहते हैं। और अडेप्टेशन उसने कर ली मतलब उसने अपने शरीर में बदलाव ले आया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, समावेशन हो गया कि अब वो उस एनवायरनमेंट पे रह सकता है, और उसने क्या बना लिया, संतुलन बना लिया। एरिक्सन के अनुसार किशोर अवस्था में पहचान बनाम भ्रम, आइडेंटिटी और कंफ्यूजन का समाधान होने पर क्या परिणाम होता है, कि जब आपको ये पता लग जाता है कि कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन का क्या समाधान हो सकता है, तो व्यक्ति में हीनता की भावना आती है, व्यक्ति में आत्मविश्वास और स्पष्ट पहचान विकसित होती है, व्यक्ति सामाजिक रूप से अलग थलग हो जाता है, या व्यक्ति पूरी तरह से असामाजिक हो जाता है। तो हम कहेंगे कि इसमें क्या होता है कि व्यक्ति आत्मविश्वास उसके अंदर आता है, और अपनी पहचान उसे जब मिल जाती है तो वो अपनी पहचान को लेकर क्या होता है, स्पष्ट हो जाता है कि ये स्थान है उसका समाज में, अब उसे ऐसे ही रहना है। ठीक है, तो वो एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर जो है डेवलप हो जाता है। फिर प्याजे के मूर्त संक्रियात्मक चरण, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें बच्चे किस प्रकार की सोच के साथ विकसित होते हैं, केवल जादुई सोच के साथ, ठीक है, तर्क संगत और व्युत्क्रमण सोच के साथ, केवल अंतर्ज्ञान पर आधारित सोच के साथ, या पूर्णतः अमूर्त सोच के साथ। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थ्योरी में हम कहेंगे कि बच्चे कैसे विकसित होते हैं, तर्क के आधार पर और रिवर्सिबल थिंकिंग के आधार पर, कि सोच को बदला भी जा सकता है, उसे व्युत्क्रमण कहते हैं। फिर एरिक्सन के सिद्धांत में आत्मीयता बनाम एकाकीपन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का चरण किस आयु में आता है, कि जब आप, हमने बात की थी कि व्यक्ति के जीवन में एक चरण आता है कि जब उसका लोगों के प्रति अलगाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये कौन सी एज में आता है, किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में, मध्य आयु में, या फिर वृद्धावस्था में। और ये कब आता है, युवा अवस्था में, जब आपको ये पता लगता है कि कौन व्यक्ति केवल आपसे काम के लिए मिलता है, कौन व्यक्ति आपके हर तरह के एनवायरनमेंट में, हर तरह की परिस्थिति में आपके साथ खड़ा होता है, तो उसके प्रति आपके मन में क्या लगाव, और ऐसे लोगों के प्रति अलगाव जो है वो उत्पन्न होने लगता है।
तो पियाजे के अनुसार बच्चे किस प्रकार से संरक्षण यानी कंजर्वेशन की अवधारणा को समझते हैं? पूर्व संचालन चरण में, मूर्ति संक्रियात्मक चरण में, औपचारिक संक्रियात्मक चरण में या संवेदी गामक चरण में? तो पियाजे के अनुसार बच्चे संरक्षण का मतलब समझते हैं मूर्त संक्रियात्मक चरण के बारे में। क्वेश्चन नंबर 36, एरिक्सन के विकासात्मक चरणों में विश्वास बनाम अविश्वास का महत्व क्या है? यह चरण भविष्य के लिए सामाजिक संबंधों की नींव रखता है। यह चरण केवल शारीरिक विकास से जुड़ा होता है। यह केवल दीर्घकालिक प्रभाव नहीं है। इस चरण से केवल संज्ञानात्मक विकास जुड़ा है। तो हम कहेंगे कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट क्या कहता है कि यह चरण भविष्य के सभी सामाजिक संबंधों की क्या रखता है? नींव रखता है। पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक चरण यानी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में किशोर और युवा किस प्रकार की सोच से विकसित होते हैं? केवल मूर्त वस्तुओं की सोच से संबंधित होते हैं, अमूर्त और तर्क संगत चीजों से विकसित होते हैं, परिकल्पनात्मक सोच रखते हैं, या केवल भावनात्मक सोच रखते हैं, या केवल स्मृति के आधार पर सोचते हैं? तो हम कहेंगे कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे जो है अमूर्त, तर्क संगत और परिकल्पनात्मक सोच रखते हैं। मतलब कि जो चीजें हैं उनके प्रति एक कारण, लॉजिक के बारे में सोचते हैं और केवल कल्पनाओं के आधार पर विचार नहीं करते। एरिक्सन के अनुसार यदि स्वयंव्यक्ता और लज्जा और संदेह चरण में बच्चा असफल है तो क्या परिणाम होगा? ठीक है, कि बच्चा अत्यधिक आत्मविश्वासी होगा, वह स्वयंव्यक्ता की भावना से विकसित होगा, वह लज्जा, संदेह और आत्मविश्वास की आत्मनियंत्रण की कमी महसूस करेगा, या फिर बच्चा अत्यधिक सामाजिक हो जाता है। तो आप देखते हैं कि जब कोई काम आप कर रहे हैं उसमें अगर आपको सफलता नहीं मिलती तो इससे आपके मन में क्या आती है? एक शर्म यानी लज्जा होती है। आपको अपने ऊपर संदेह होने लगता है कि आप किसी काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप आत्मनियंत्रण महसूस कर में कमी करते हैं कि आप सोचते हैं कि आपका खुद पर क्या है? कंट्रोल बहुत कम है। फिर पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक असंतुलन कोग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम का क्या महत्व है? ये विकास को रोकता है, यह सीखने और विकास को प्रेरित करता है, इसका कोई महत्व नहीं है, या यह केवल विकास में वयस्कों में होता है? तो आप ये देखेंगे कि यह सीखने और विकास को क्या करता है? प्रेरित करता है। एरिक्सन के सिद्धांत में सृजनात्मकता बनाम अवसाद जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन के चरण में व्यक्ति की क्या अपेक्षा की जाती है? केवल अपने बारे में विचार करता है, समाज में आने वाली पीढ़ी के लिए योगदान देता है, केवल व्यक्तिगत लक्ष्य हासिल करता है, या सामाजिक रूप से अलग थलग जो है वो हो जाता है? तो हम कहेंगे कि जब एरिक्सन के सिद्धांत में सृजन अथवा अवसाद की बात आती है तो व्यक्ति जो है समाज में आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करता है? योगदान देता है, सहयोग देगा वो आने वाली जनरेशन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, पियाजे और वात्स्योगी के सिद्धांतों में क्या अंतर देखने को मिलता है? जीन पियाजे ने व्यक्तिगत निर्माण पर जोर दिया है, वात्स्योगी ने सामाजिक संदर्भ पर जोर दिया है। वात्स्योगी केवल शारीरिक विकास पर जोर देते हैं, पियाजे केवल वयस्क के विकास पर जोर देते हैं। दोनों बिल्कुल समान ही बातें, मतलब एक जैसी बातें करते हैं। तो हम कहेंगे पियाजे व्यक्तिगत निर्माण पर जोर देते हैं, जबकि वात्स्योगी कहते हैं सामाजिक संदर्भ पर ज्यादा फोकस करते हैं। एरिक्सन के अनुसार उद्योग बनाम हीनता इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी चरण में मुख्य चुनौती क्या देखने को मिलती है? खेलना या सीखना, सामाजिक संबंध बनाना, योग्यता और क्षमता का प्रदर्शन करके आत्मविश्वास पाना, केवल पढ़ाई पर ध्यान देना। ठीक है, तो हम कहेंगे कि योग्यता और क्षमता का प्रदर्शन करके आत्मविश्वास को पाना। क्वेश्चन नंबर 43, रॉबर्ट आर सीर्स ने अधिगम सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास को अधिक
बालक के विकास को सबसे अधिक कौन सा प्रभाव जो है प्रभावित करता है? केवल वंशक्रम, वातावरण और सामाजिक संपर्क, केवल जैविक जैविक परिपक्वता या केवल व्यक्तिगत प्रयास? तो वातावरण और सामाजिक संपर्क जो है हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी। परिपक्वता का सिद्धांत हमने पढ़ा था। परिपक्वता के अनुसार परिपक्वता बालक को सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है? परिपक्वता सीखने से सीखने को धीमा कर देती है। परिपक्वता सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है और एक सीमा तक पहुंचाकर उसे स्थायित्व बना देती है। परिपक्वता सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परिपक्वता का सीखने को आवश्यक बना देती है। तो परिपक्वता यानी कि जिसे आप मैच्योरिटी कहते हैं, तो जब आप परिपक्व होते हैं तो ये क्या करता है? परिपक्वता सीखने से जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो आप अपनी क्षमताओं को क्या कर लेते हैं? बढ़ा लेते हैं। आपके अंदर जब ये समझ आ गई कि इस बार आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है तो आप उसके लिए ज्यादा मेहनत करते हैं, अपनी सीमा को क्या कर लेते हैं? बढ़ा लेते हैं और अपने एक स्थिति पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिर मैकडूगल के प्रवृत्त्यात्मक अधिगमन सिद्धांत की मूल प्रवृत्तियों की क्या भूमिका है? मूल प्रवृत्तियों केवल शारीरिक विकास से जुड़ी हैं। मूल प्रवृत्तियां केवल व्यवहार और विकास का आधार होती हैं। मूल प्रवृत्तियां केवल वयस्कों में होती हैं। मूल प्रवृत्तियों का कोई महत्व नहीं होता। मूल प्रवृत्तियां यानी कि आपकी जन्मजात शक्तियों की बात हो रही है। तो मूल प्रवृत्तियां व्यवहार और विकास का क्या होती हैं? आधार होती हैं कि आपके अंदर जो गुण होंगे उसी के आधार पर क्या होगा? आपका विकास होगा। फिर वैटसन ने के सहज क्रिया अभिगमन के सिद्धांत। जन्म के समय बालक में कौन सी सहज क्रियाएं होती हैं? प्रेम, भय, क्रोध, केवल प्रेम और हंसी, केवल क्रोध और आक्रामकता या केवल सामाजिक व्यवहार? तो वाटसन ने हमें ये बताया था कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है उसके अंदर सहज भाव से जो सिद्धांत है उसके आधार पर क्या क्रियाएं होती हैं? प्रेम, भय और क्रोध उसमें पहले से ही विद्यमान होता है। विकास की प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक का क्या अर्थ है? बालक पहले विशिष्ट कार्य सीखता है, फिर सामान्य। बालक पहले सामान्य नियंत्रण सीखता है और फिर विशिष्ट, जैसे पहले हाथ का कार्य करना और फिर अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना। विकास केवल विशिष्ट कौशल में होता है या विकास केवल सामान्य समझ के आधार पर होता है? तो विशिष्ट जनरल टू स्पेसिफिक होता है कि बच्चे पहले सामान्य चीजों को नियंत्रित करना सीखते हैं और बाद में विशिष्ट चीजों को नियंत्रित करना सीखते हैं। फिर रॉबर्ट आर सीयर्स के सिद्धांत के आधार पर अभिभावक बालक का संबंध का क्या महत्व है? इसका कोई महत्व नहीं है। अभिभावक बालक संबंध के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। केवल शिक्षक बालक संबंध महत्वपूर्ण है, केवल साथियों के संबंध महत्वपूर्ण है। तो हम कहेंगे कि जब आप बात करते हैं रॉबर्ट आर सीयर्स के सिद्धांत की, तो अभिभावक बालक का जो संबंध है उसके विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। फिर है मैकडूगल के प्रवृत्त्यात्मक अधिगम सिद्धांत के अनुसार मातृल भावना यानी मैटरनल इन्फ्लेक्ट जो है वो क्या महत्व रखता है? यह केवल महिलाओं में होता है या केवल मूल प्रवृत्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है? इसका कोई महत्व नहीं होता। यह केवल पशुओं में पाई जाती है। तो हमने देखा था कि मेल और फीमेल में अलग अलग तरह के गुण होते हैं जो जन्म से ही होते हैं। तो जैसे हमने देखा था फीमेल पहले से ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, ठीक है। और ये जो भावना है वो कैसी है? उनकी मूल प्रवृत्ति के आधार पर होती है कि फीमेल होने के कारण उनके अंदर ये गुण विकसित हुआ। तो हमने देखा था उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या किया था, एक फीमेल हार्मोन किसमें, एक नर चिंपैंजी में डाल दिया, जिसके कारण उन्होंने देखा कि वो भाव जो एक फीमेल में होता है मातृत्व का, ठीक है, बच्चों के प्रति प्रेम का, वो उन्होंने उस मेल जो चिंपैंजी है उसमें भी पाया गया। तो यह क्या है? एक मूल प्रवृत्ति का व्यवहार है जो आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। फिर वैटसन के अनुसार वैटसन ने
सहज क्रिया अभिगमन के सिद्धांत के में वातावरण की क्या भूमिका बताई है? वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वातावरण सहज क्रियाओं को आकार देता है और वातावरण अनुक्रियाओं पर निर्धारित होता है। यह वातावरण केवल शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, वातावरण केवल वयस्कों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सहज क्रिया अभिगमन में हमने देखा था कि वातावरण सहज रूप की क्रियाओं को क्या करता है, आकार देता है और ये आपकी अनुक्रियाओं पर भी आधारित होता है। ठीक है।